हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 25 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इंडिया ये एक हिस्टोरिकल बुक है, किसके द्वारा रिलीज की गई है? तो रिपोर्टिंग इंडिया बुक को रिलीज किया है एस जयशंकर, जो कि हमारे फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। उन्होंने रिपोर्टिंग इंडिया बुक को रिलीज कर दिया है। ये जो रिपोर्टिंग इंडिया बुक है, इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है प्रेम प्रकाश ने। किसने? प्रेम प्रकाश जी ने रिपोर्टिंग इंडिया बुक को लिखा है। और ये जो रिपोर्टिंग इंडिया बुक है, इसको पब्लिश किया जाएगा पेंगुइन्स इंडिया जो पब्लिकेशंस है उसके द्वारा। ये जो प्रेम प्रकाश जी हैं, ये ANI के फाउंडर एंड चेयरपर्सन है। फाउंडर मतलब इन्होंने स्थापना की थी ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल की। तो आप देखिएगा प्रेम प्रकाश जो कि ANI के फाउंडर एंड चेयरपर्सन हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग इंडिया बुक लिखी है और ये रिपोर्टिंग इंडिया बुक रिलीज की गई है एस जयशंकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो E20 सिस्टम को एक्वायर कर लेगा। आपको बताना है E20 सिस्टम किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो E20 एथेनॉल 20%, ये सिस्टम रिलेटेड है फ्यूल सेक्टर से। आप सभी को पता है वर्तमान में जो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं उसमें 95% पेट्रोल होता है और 5% गैसोलीन होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि ये जो 5% एथेनॉल है इसको बढ़ाकर करना है 10%। कब तक? 2022 तक। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि हम फ्यूचर में E20 सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। मतलब क्या है कि एथेनॉल को 20% तक मर्ज किया जाएगा यानी मिलाया जाएगा पेट्रोलियम में। तो E20 सिस्टम पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड है, जिसका मेन पर्पज़ है एथेनॉल में 20%, एथेनॉल को 20% तक बढ़ाना गैसोलीन में। अच्छा, एथेनॉल मिलाने से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, एमिशन कम होगा और पॉल्यूशन भी कंट्रोलेबल होगा। देखिए मतलब क्या है, एथेनॉल मिलाने से जो पेट्रोल है उसकी इन्फ्लेमिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्टेन वैल्यू बढ़ जाती है। तो E20 सिस्टम एथेनॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंडिया के लिए $500 मिलियन फंड अनाउंस किया है ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए? तो इंडिया में ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने, किसने? वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन का अनाउंसमेंट किया है। किसके लिए? ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट, जो नेशनल हाईवेज हमारे इंडिया में बनते हैं, तो ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की घोषणा की है इंडिया के लिए। ये जो ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इसके तहत इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 783 किलोमीटर के हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। आप देखिएगा, ये जो हाईवे होंगे 783 किलोमीटर के, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, यहाँ डेवलप किए जाएंगे। तो आप देखिएगा, वर्ल्ड बैंक द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को $500 मिलियन दिए जा रहे हैं इंडिया में ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक इस समय बहुत काम कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, IBRD और IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IBRD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मैलपास। और वर्ल्ड बैंक की CFO कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको गवर्नमेंट द्वारा 2020 का गोल्डन फूट अवार्ड किसको दिया गया है? तो गोल्डन फूट अवार्ड किसी भी फुटबॉल के प्लेयर को वंस इन अ लाइफ यानी अपने जीवन में एक बार ही मिलता है। 2020 का गोल्डन फूट अवार्ड दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाने माने फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनको 2020 का गोल्डन फूट अवार्ड दिया गया है। ये 18वें पर्सन हैं, 18th पर्सन है जिनको गोल्डन फूट अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? मोनाको की गवर्नमेंट द्वारा। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? तो कई सारे लोग हैं। हालांकि अभी जो हमारे लियोनेल मेसी हैं, उनको एक बार भी गोल्डन फूट अवार्ड नहीं मिला था। फर्स्ट टाइम ये गोल्डन फूट अवार्ड दिया गया था 2003 में। तब से लेकर लगातार गोल्डन फूट अवार्ड मोनार्की ऑफ मोनाको इसके द्वारा दिया जा रहा है। इस बार मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 का ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट किस कंट्री में होस्ट किया जाएगा? तो 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट को होस्ट किया जाएगा इंडिया में। कहाँ पर? इंडिया में होस्ट किया जाएगा। देखिए, 2021 में जो हमारा कांस फिल्म फेस्टिवल है, कांस फिल्म फेस्टिवल है, उसके 75 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं। तो उसकी 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट को ऑर्गेनाइज करेगा। अच्छा, ये अनाउंसमेंट किसने किया?
तो प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैं, रिसेंटली वो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बिग पिक्चर समिट को एड्रेस कर रहे थे। तो ये CII बिग पिक्चर समिट, इसको एड्रेस करते हुए हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने अनाउंस किया कि इंडिया 2021 में ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट को भी होस्ट करेगा। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा, CII बिग पिक्चर समिट। ये देखिए इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है, खासकर जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री है उस पर फोकस करता है CII बिग पिक्चर समिट। यह क्वेश्चन है, शंकर महादेवन और राघवेंद्र राठौर इनको 2020 के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको पता नहीं ये किस कंट्री ने आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया है? तो रिसेंटली यूके का जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष आइकन अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं। इस बार यानी 2020 के लिए 15 लोगों को, कितने 15 लोगों को आइकन अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है, जिसमें इंडिया से 2 लोग हैं। एक तो जाने माने म्यूजिशियन शंकर महादेवन, दूसरे कौन हैं? ये हैं डिज़ाइनर, इनका नाम है राघवेंद्र राठौर। तो आप देखिएगा, राघवेंद्र राठौर जाने माने डिज़ाइनर हैं और शंकर महादेवन जो कि जाने माने म्यूजिशियन हैं, उनको 2020 के आइकन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और आइकन अवार्ड देता कौन है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप। 2019 में ये आइकन अवार्ड किसको मिला था इंडिया से? सोनू निगम को। आप इतना भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अरूप कुमार गोस्वामी को किस इंडियन स्टेट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है? तो अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस बने हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस। इस समय बहुत सारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं। जैसे हिमा कोहली आपकी तेलंगाना हाई कोर्ट की फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी थी, उन्होंने रिप्लेस किया था राघवेंद्र कुमार चौहान को। फिर राघवेंद्र कुमार चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे। इस तरह से बहुत सारे चीफ जस्टिस का फेरबदल हो रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में अरूप कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो ये पहले कहाँ थे? पहले ये सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो अब सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जितेंद्र कुमार महेश्वरी। तो ये भी नाम याद रखिएगा, जितेंद्र कुमार महेश्वरी सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। उसके अलावा उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो एस मुरलीधर। कौन? एस मुरलीधर उड़ीसा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। और वहीं जो पहले उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मोहम्मद रफ़ीक, अब वो MP के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो आने वाले समय में मैं ये चीफ जस्टिस का रिवीजन करवा दूंगा, आपको याद हो जाएंगे अगले 5 से 6 वीडियो में। आप चिंता मत करिएगा इसके लिए। ये क्वेश्चन है, एसोचैम के नए प्रेसिडेंट यानी नए अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो एसोचैम यानी द एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हो गए हैं विनीत अग्रवाल। कौन? ये है विनीत अग्रवाल, ये एसोचैम के नए अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, विनीत अग्रवाल ने किसको रिप्लेस किया है? तो निरंजन हिरानंदानी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। हमारे विनीत अग्रवाल जी तो एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि एसोचैम के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आप देखिएगा सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये जो विनीत अग्रवाल जी हैं, ये अभी तक क्या मतलब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आप इतना याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विनीत अग्रवाल, वो एसोचैम के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। एसोचैम की बात कर लेते हैं। द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? 1920 में। रिसेंटली PM मोदी द्वारा जो एसोचैम का इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री अवार्ड है वो रतन टाटा को दिया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा, इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री अवार्ड रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कंज्यूमर डे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार का जो नेशनल कंज्यूमर डे था उसका थीम क्या था? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। क्या था थीम? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। कंज्यूमर राइट्स के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए ये नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। अच्छा, 24 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर राइट्स एक्ट पास हुआ था इंडिया में। तो आप याद रखिएगा, हालांकि जो 2020 में कंज्यूमर राइट एक्ट पास हुआ है उसने पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया है। उसके अलावा 23 दिसंबर को क्या था? इस बार नेशनल फार्मर्स डे था। और 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे था। तो आप ये सारे डेज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATP 2020 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको अनाउंस किया गया है? तो ATP द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ATP 2020
प्लेयर ऑफ द ईयर से घोषित किया गया है नोवाक जोकोविच को। किसको? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच इस बार मेंस के लिए यानी कि पुरुष श्रेणी में एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। जो नोवाक जोकोविच हैं वो सर्बिया के जाने माने टेनिस प्लेयर हैं। आप इतना जरूर याद रखिएगा, लगातार तो नहीं लेकिन 6वीं बार 6th टाइम इनको एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो आप देखिएगा 2020 में एटीपी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? नोवाक जोकोविच। हालांकि 2019 में किसे चुना गया था? तो राफेल नडाल को चुना गया था। तो आप उनका भी नाम याद रख सकते हैं। एटीपी द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल 1972 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है और चेयरपर्सन कौन है? अंडेरा गाउडेंसी। तो आप इनका नाम जरूर रखिएगा, अंडेरा गाउडेंसी एटीपी की चेयरपर्सन है जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा रिसेंटली MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है किस इंडियन स्टेट से? तो रिसेंटली डीआरडीओ ने ओडिशा की चांदीपुर टेस्ट रेंज से MRSAM मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट किया है। MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, मैं बता दूं इसको जो है आसानी से टेस्ट कर लिया गया है और इससे हिट किया गया है। जो ड्रोन है उसका नाम है बंसी ड्रोन को हिट किया गया है क्योंकि सरफेस टू एयर मिसाइल है तो हवा में उड़ती हुई चीज़ों को ये हिट कर सकती है। तो MRSAM मिसाइल जो कि डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई है। आपको बताना है जो MRSAM मिसाइल है इसको डेवलप कौन कर रहा है? तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसको डीआरडीओ के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करें तो 1970 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है और चेयरमैन कौन है इसके? सिद्धार्थ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की कैटेगरी में 15वें CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड को किसने जीता है? तो 15वें CII ITC सस्टेनेबिलिटी 2020 अवार्ड को जीता है NTPC ने। NTPC ने लगातार दूसरे वर्ष सेकेंड टाइम CII का ITC सस्टेनेबिलिटी 2020 अवार्ड जीत लिया है। एक तरह से आप कह सकते हैं CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। देखिए इस बार खास बात यह है कि NTPC ने कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की कैटेगरी में ये CII ITC का सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है और ये NTPC इंडिया की पहली फर्म हो गई है जिसने कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। तो आप देखिएगा 15th CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड को जीता है NTPC ने। NTPC की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और वर्तमान में गुरदीप सिंह इसके चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हैं फेमस पर्सनालिटीज जिनका रिसेंटली निधन हो गया। पहले हैं मदन लाल शर्मा। कौन है? मदन लाल शर्मा कांग्रेस के MP थे। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। मदन लाल शर्मा जी रिसेंटली इनका निधन हो गया। दूसरे कौन है? सुगुथा कुमारी। ये देखिए सुगुथा कुमारी, कुछ सोच रही हैं, जानी मानी पोएट कवित्री थी सुगुथा कुमारी, रिसेंटली इनका निधन हो गया। जानी मानी मलयालम पोएट थी सुगुथा कुमारी, यानी केरल से बिलोंग करती थी, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने फिल्म मीडिया यूनिट्स को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मर्ज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि फोर फिल्म मीडिया यूनिट को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मर्ज कर दिया जाएगा। पर्पस क्या है? जो डुप्लीकेशन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रोकना। तो आप देखना नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NFDC, इसमें 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। NFDC की बात करें, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी CPSU है। स्थापना हुई थी 1975 में यानी NTPC के साथ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरपर्सन कौन है? अनुपमा चोपड़ा। तो आप देखिएगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 4 फिल्म मीडिया यूनिट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन पर एक ग्रैंड चैलेंज रिसेंटली किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? तो कोविन का फुल फॉर्म याद देखिएगा, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इस पर एक ग्रैंड चैलेंज रिसेंटली अनाउंस किया गया है रविशंकर प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? रविशंकर प्रसाद ने कोविन पर एक ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर कोविन ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? जो कोविड-19 वैक्सीन बन रही है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बेहतर ऑप्शन प्रोवाइड करना। तो ये कोविन ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया गया है डॉक्टर रविशंकर प्रसाद द्वारा। इसमें
टोटल 3.85 करोड़ के अवार्ड्स दिए जाएंगे। हालांकि जो फर्स्ट प्राइज़ होगा वो 40 लाख का होगा और सेकंड प्राइज़ होगा 20 लाख का। तो कोविन जो कि ग्रैंड चैलेंज है कोविड-19 वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसने लॉन्च किया है? रिसेंटली हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है। और ये जो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे इसके लिए, ये 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरासत कैंपेन रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वरासत गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। किसने? यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली वरासत कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। पर्पस क्या है? जो प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करना। तो जल्दी से जल्दी विरासत, आप समझते हैं ना, एक टर्म होता है विरासत, तो उसको देखते हुए वरासत कैंपेन लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट होंगे उनको एक जगह पे लाया जाएगा और उनको जल्दी से जल्दी ऑनलाइन तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो आप ये देखिएगा वरासत कैंपेन यूपी में लॉन्च किया गया है। यूपी की बात करते हैं तो ये है मैप में यूपी। क्यों चर्चा में है? इंडिया का फर्स्ट मेगा लेदर पार्क यूपी के कानपुर में सेटअप किया जा रहा है। उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फर्स्ट ट्रांच के रूप में इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेडेशन के लिए यूपी को $300 मिलियन प्रोवाइड किए हैं। कितने? $300 मिलियन। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यूपी की इंडिया की फर्स्ट फीमेल सीएम सुचेता कृपलानी यूपी में ही बनी थी। इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, वो भी यूपी में ही बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH जो हमारी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, उसकी मेंस रैंकिंग में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो FIH मेंस रैंकिंग को टॉप किया है बेल्जियम ने। किसने? बेल्जियम ने टॉप किया है। अगर आपसे यही वुमेंस की रैंकिंग पूछ ली जाए तो इसको टॉप किया है नीदरलैंड ने। आप दोनों कंट्रीज़ का नाम याद रखिएगा। नीदरलैंड ने वुमेंस FIH रैंकिंग को टॉप किया है और बेल्जियम ने मेंस FIH रैंकिंग को टॉप किया है। इंडिया की बात करें तो मेंस और वुमेंस दोनों में आपको पता होना चाहिए। इंडिया जो है मेंस रैंकिंग में है, जो मेंस हॉकी की रैंकिंग है उसमें है 4th प्लेस पे है, और जो वुमेंस हॉकी की रैंकिंग है उसमें है 9th प्लेस पे है। तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी इसकी जो मेंस रैंकिंग रिलीज है उसमें बेल्जियम ने टॉप किया है और वुमेंस रैंकिंग के लिए नीदरलैंड ने टॉप किया है। आपको ये दोनों ही पता होना चाहिए। इस समय जो है एक रैंकिंग का नया मेथड चल रहा है, उसमें क्या होता है, जितने मैच होते हैं उसके हिसाब से रैंकिंग की जाती है किसी भी कंट्रीज़ की। FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो 1924 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? लोसाने, स्विट्जरलैंड में। FIH के प्रेसिडेंट कौन है? नरेंद्र बत्रा। इसके अलावा कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि 2023 में जो मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? उड़ीसा में होने वाला है। ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का 15th एडिशन होगा। उसके अलावा जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी का, वो भी उड़ीसा में ही हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया द्वारा किस कंट्री के साथ ग्रीन हेल्थ केयर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए एक MOU साइन किया गया है? तो इंडिया ने रिसेंटली इजराइल के साथ, किसके साथ? इजराइल के साथ ग्रीन हेल्थ केयर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसमें क्या होगा? हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इजराइल द्वारा इंडिया को। तो आप देखिएगा, ग्रीन हेल्थ केयर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए इंडिया ने इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया है। देखिए एग्रीमेंट 2003 में किया जा चुका था, लेकिन अब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है वो 2003 के एग्रीमेंट को रिन्यू कर देगा। तो इंडिया और इजराइल के बीच में ग्रीन हेल्थ केयर फैसिलिटी को डेवलप करने पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। ये देखिए मैप में, ये है इजराइल। कैपिटल क्या है इसकी? तो यरूशलेम इसकी कैपिटल है। हालांकि तेल अवीव इसकी सबसे बड़ी सिटी है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। करेंसी क्या है की? इजरायली शेकेल। और इजराइल की संसद का नाम याद रखिएगा, नेसेट, KNESSET। नेसेट यहाँ की संसद है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन थे। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय।